नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं फर्स्ट स्टेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के विभाजन पर चर्चा की थी और कुछ बंधुओं का हमारे कमेंट भी आया था कि सर जो आपने भौतिक विभाजन बताया है तो परसेंटेज के आधार पर तो बताया कि मतलब किस पठार या किस विभाग का कितना परसेंटेज कवर करता है। वर्ग किलोमीटर में भी आप डिजिट्स को शो करें या बताएं, तो हमने आंकड़े कलेक्ट किए और आपके सामने लाए हैं। ये वनडे एग्ज़ाम में ज़्यादातर तो नहीं पूछता है, बट जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा मददगार सिद्ध होगा। एक कमेंट और आया था कि सर ट्रिक के माध्यम से कुछ बताएं। तो हमारा सजेशन ये है कि आप यदि ट्रिक से ही कुछ चीज़ें आपको याद नहीं हो पा रही हैं या आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाह रहे हैं तो आपकी खुद ट्रिक बना लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। किसी दूसरे की बनाई हुई ट्रिक से आप पढ़ेंगे तो वो दिमाग में ज़्यादा देर समय तक नहीं रहेगी, है ना। तो आप यदि ट्रिक के माध्यम से ही ऐसे नहीं याद हो पा रहा है तो आप खुद की ट्रिक बना सकते हैं। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के अंतर्गत 7 विभागों में वर्गीकृत किया था और जिसमें से हमने 3 विभागों की चर्चा कर ली थी। कौन कौन से? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। इन 3 पठारों की चर्चा हमने कर ली थी। शेष जो 4 विभाग हैं उनकी चर्चा हम आज करेंगे, ठीक है। तो मध्य भारत के पठार को ये पॉइंट छूट गया था कि इसे चंबल उपाध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो हमारी चंबल नदी है वो अवनालिका अपर्दन करते हुए ही मतलब अपर्दन से मध्य भारत का निर्माण हुआ है, लगभग ऐसा माना जाता है। इसी कारण इसे चंबल उपाध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। भौतिक विभाजन में हमारा चौथा है रीवा पन्ना का पठार। दोस्तों, इसका निर्माण की चर्चा कर लेते हैं अपन। तो इसका निर्माण धारवाड़ जब आप जब हम पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे चट्टान वाला चैप्टर, तब उसमें ये सब चीज़ें बताएंगे कि इस क्रम की चट्टानें कौन सी हैं, क्या कैसी हैं, है ना। तो उनकी चर्चा हम विस्तृत उसमें करेंगे उस क्लास में। अभी आप ये जब समझ लीजिए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें एवं विंध्यन क्रम की चट्टानों से इस पठार का निर्माण हुआ है ना। इसका विस्तार कितना है? विस्तार है दोस्तों इसका 10.36% मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, है ना। ये क्या है? 10.3%। तो मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल का 10.3% क्षेत्रफल पर ये रीवा पन्ना का पठार फैला हुआ है ना। क्षेत्रफल भी देख ले रहे हैं इसका हम। क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो क्षेत्रफल है इसका 31,955 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह रीवा पन्ना का पठार फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। एक और कमेंट आया था कि सर जिलों के बारे में भी आप डिस्कशन कर लिया करिए कि मतलब किस पठार के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि वनडे एग्ज़ाम में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही इनसे बनेंगे क्वेश्चन। हाँ, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर मददगार सिद्ध हो सकता है कि अपन जब इसको डिस्क्राइब करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन डाटा इनपुट कर सकते हैं, मटेरियल अपने लिए मतलब कंटेंट पुटअप कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, तो ज़्यादा हो जाएगा मतलब, है ना। तो उनके लिए सही है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे कि आप जो
पूरे ज़िले जब आपसे रट जाएंगे तो आप अनुमानतः जो है लिख सकते हैं कि भाई कौन से पठार के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले लगभग आते हैं। ठीक है, तो उसकी चर्चा आप मतलब खुद एनालिसिस कर सकते हैं मैप के माध्यम से, तो आप उसको देख लीजिएगा। बताने को बता सकता हूं बट उसमें टाइम वेस्टिंग है, वनडे एग्ज़ाम अपन उसको लेके चल रहे हैं। मेंस वाले लड़के अपना एनालिसिस कर लेंगे, है ना। यदि ना हो पाए तो फिर कमेंट करिएगा, तो फिर मैं एक बार और एनालिसिस करके बता दूंगा कि हाँ कौन से पठार के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं। ठीक है, और जिलों की विस्तृत चर्चा हम जब प्रशासनिक विभाजन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का, तो हम उसमें इसकी चर्चा करेंगे कि कौन से संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये विस्तार हुआ। आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। विस्तार के बाद हम इसकी स्थिति देख ले रहे हैं कि स्थिति कैसी है। आप पॉइंट वाइज पॉइंट ही लिखते जाइए, मेंस वाले लड़कों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये, है ना, याद करने में भी सहूलियत रहेगी। स्थिति में हम देखते हैं दोस्तों कि आपका रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना के पठार के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन सा पठार है या कौन सा स्थान है ना, ये हुआ। नॉर्थ में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ में हमारा उत्तर प्रदेश है या यमुना नदी बेसिन भी आप लिख सकते हो, यमुना नदी बेसिन। पूरब में अपना बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। दक्षिण में क्या है दोस्तों, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। और पश्चिम में हमारा मालवा का पठार। ये हो गई हमारे रीवा पन्ना पठार की स्थिति, है ना। अब जलवायु की चर्चा कर लेते हैं। जलवायु, तो दोस्तों रीवा पन्ना पठार की जलवायु जो है वो है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी इसकी। तो इसमें क्या होता है कि गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और ठंड के सीजन में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। ये था हमारा महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में। ठीक, वर्षा की चर्चा कर ले रहे हैं अपन। तो यहाँ वर्षा कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर औसतन वर्षा रिकॉर्ड की गई है यहाँ। ठीक है, वर्षा के बाद हम वनस्पति देख लेते हैं। वनस्पति में दोस्तों यहाँ जो है साल, सागौन, शीशम, तेंदुपत्ता आदि वनस्पतियां जो है ये प्रमुख रूप से पाई जाती हैं रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र में। ठीक, वनस्पति के बाद दोस्तों हम मृदा की चर्चा कर लेते हैं। मृदा, तो यहाँ मृदा पाई जाती है लाल पीली मृदा, या एक और मृदा पाई जाती है कुछ क्षेत्रों में मिश्रित मृदा। मिश्रित मृदा में के अंतर्गत लाल पीली और काली तीनों का मिक्सअप होता है, इसलिए उसे मिश्रित मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पाई जाती है
ये अब फसल कौन कौन सी प्रमुख फसल रीवा पन्ना के पठार की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो फसल में दोस्तों मुख्यतः है हमारी अरहर और तिल। ठीक है, ये दोनों हमारे जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सीधी में। सर्वाधिक उत्पादन जो है सीधी में होता है। और साथ ही में तंबाकू तथा अलसी रीवा क्षेत्र में ज़्यादातर उगाई जाती है। ठीक, तो ये हो गई हमारे यहाँ की प्रमुख फसलें। इसके बाद नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत प्रमुख नदियाँ हैं आपकी बीहड़, केन, टोंस और एक बिछिया नदी। ये प्रमुख नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, नदी के बाद हम खनिज की चर्चा कर ले रहे हैं कि इस पठार में कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। खनिज में दोस्तों प्रमुख खनिज है हमारा हीरा दोस्तों मुख्य रूप से पन्ना में पाया जाता है। पन्ना में हमारे दो खदानें हैं, हिनौती और एक है उथली। ये दोनों स्थान, हिनौती स्थान है, उस स्थान पर स्थित है खदान हीरे की खान, इसलिए उसे हिनौती खान और उथली खान के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं पन्ना में। और एक जिला हमारा मझगमा क्षेत्र जो कि सतना में पड़ता है, सतना जिले में, ये यहाँ से भी हीरे का उत्पादन किया जाता है। तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो गए? पन्ना और सतना हीरे के उत्पादन में। हीरे के बाद दोस्तों आता है हमारा सोना, निकिल और कोयला। ये आते हैं हमारे सीधी वाले क्षेत्र में, इनका उत्पादन किया जाता है। या सीधी वाले क्षेत्र में सोना कुछ मात्रा में, निकिल और कोयला उत्खनन किया जाता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद चूना पत्थर आप जानते हैं, कटनी, जिप्सम तथा चीनी मिट्टी के जो चीनी मिट्टी, ये हमारा पाया जाता है रीवा में। ठीक दोस्तों, और एक और खनिज के रूप में गेरू के रूप में पाया जाता है हमारा जैतवारा, सतना में पड़ता है। जो वहाँ के होंगे सतना जिले के, उनको अच्छी तरह से जानकारी होगी कि गेरू हमारा सतना में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। सतना में भी कौन सा विशेषकर स्थान है? तो जैतवारा करके है वहाँ पास। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे रीवा पन्ना पठार के खनिज। आप नोट डाउन करते जाइए साथ के साथ। खनिज के बाद दोस्तों हम चट्टान की चर्चा कर ले रहे हैं। चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती हैं? चट्टानों में हमारी प्रमुख चट्टान है बलुआ पत्थर, कटनी वाले क्षेत्र में चूना पत्थर और क्वार्टजाइट भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। फिर नोट करके लिख लीजिएगा एक पॉइंट, सर्वोच्च चोटी, रीवा पन्ना पठार की सर्वोच्च चोटी है हमारी सद्भावना।
सद्भावना चोटी, चोटी का क्या नाम है? सद्भावना। इसकी हाइट है 1057 मीटर। इंग्लिश में इसका नाम है गुडविल, ठीक, गुडविल पीक। ये किस जिले में है? लगभग इसका विस्तार है दमोह जिले में ज़्यादातर, ठीक। ये हो गया हमारा रीवा पन्ना का पठार। अब हम अगले विभाग की चर्चा कर लेते हैं, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी अगला विभाग है अपना। तो नर्मदा सोन घाटी की तो प्रमुख विशेषता ये है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे गहरा यह निचला विभाग है 7 विभागों में से। इसके साथ ही यह मध्य उच्च भूमि, जो हम मुख्य 3 भागों में डिवाइड किए थे हमने भौतिक विभाजन के अंतर्गत, है ना। तो एक था उनमें से मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च प्रदेश। तो इसके हमने 5 डिवाइड किए थे, 5 भागों में विभाजित किया था मध्य उच्च प्रदेश को। इनमें से नर्मदा, जो 5वां विभाग है हमारा नर्मदा सोन घाटी, यह मध्य उच्च प्रदेशों में से सबसे नीचे है। तो कौन कौन से थे हमारे? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और 5वां था हमारा नर्मदा सोन घाटी। तो सबसे दक्षिण में कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी। तो वही है कि मध्य उच्च प्रदेश का सबसे निचला विभाग है, ठीक। ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, नर्मदा सोन घाटी जो है रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी वगैरह आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे अच्छे से। तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, जो कि भारत की सबसे बड़ी घाटी है। जो कि भारत की सबसे बड़ी घाटी है, ठीक है दोस्तों। ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स नर्मदा सोन घाटी के। अब हम वही क्रम से चर्चा कर लेते हैं नर्मदा सोन घाटी की, इसका निर्माण कैसे हुआ, है ना। दोस्तों नर्मदा सोन घाटी का निर्माण जो है पूर्वी भाग में हमारा धारवाड़ और विंध्यम क्रम की चट्टानों से, और पश्चिम में ये जो हमारा दक्कन ट्रैप वाला क्षेत्र है उससे जो है दक्कन ट्रैप की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो 2 भागों में हम तोड़कर पढ़ेंगे इसको। तो पश्चिमी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? धारवाड़ प्लस विंध्यन क्रम की चट्टानों से, और पूर्वी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। दक्कन ट्रैप की चट्टानों से।
ठीक है दोस्तों, ये हो गया निर्माण। अब इसके विस्तार की चर्चा कर लेते हैं हम कि नर्मदा सोन घाटी का विस्तार जो है कितने क्षेत्रफल पे है। ये हो गया विस्तार। विस्तार है दोस्तों हमारा नर्मदा सोन घाटी का 26% भूभाग पर, मध्य प्रदेश के 26%, लगभग 26% भूभाग पर मध्य प्रदेश का विस्तार है, जो कि क्षेत्रफल में कितना है, 86,000 वर्ग किलोमीटर। 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। दोस्तों यह भौतिक विभागों में दूसरा सबसे बड़ा विभाग है। पहला कौन सा था हमारा, मालवा का पठार, सबसे बड़ा भौतिक विभाग। दूसरा कौन सा हमारा, नर्मदा सोन घाटी, जो कि मध्य प्रदेश के भूभाग का 26% भूभाग कवर करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके स्थिति की चर्चा कर ले रहे हैं। स्थिति कैसी है हमारे नर्मदा सोन घाटी की। नर्मदा सोन घाटी नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में हमारा मालवा का पठार, मालवा एवं रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना पठार। पूर्व में हमारा बघेलखंड का पठार। दक्षिण में है सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, और पश्चिम में है गुजरात। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारे नर्मदा सोन घाटी की स्थिति। आप नोट डाउन करते जाइए साथ के साथ। स्थिति के बाद हम जलवायु की चर्चा कर ले रहे हैं। जलवायु दोस्तों, जलवायु हमारी कैसी है यहाँ की, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी अधिक, और शीत ऋतु में सामान्य ठंड। ठीक है दोस्तों, गर्मी में अत्यधिक गर्मी और ठंडी में सामान्य ठंड पड़ती है, ये नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र में। वर्षा कैसी होती है, तो वर्षा दोस्तों पूर्वी भाग में 140 सेंटीमीटर इस वाले क्षेत्र में, और पश्चिमी भाग में हमारे होती है 70 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गई वर्षा। इसके बाद वनस्पति देख ले रहे हैं, वनस्पति की चर्चा कर ले रहे हैं। तो वनस्पति में दोस्तों पाया जाता है हमारे यहाँ शीशम, हल्दू, साल, सागौन, नीम। ये कुछ प्रमुख वनस्पतियां जो है नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं।
आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखा करें, है ना। और जो भी डाउट्स हुआ करें तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएं ताकि हम समय पर उसका निराकरण कर सकें। ठीक, ये हो गई वनस्पति। वनस्पति के बाद दोस्तों हम मृदा की चर्चा कर ले रहे हैं। तो मृदा दोस्तों लगभग यही पश्चिमी वाले भाग में हमारी काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा, और पूर्वी वाले भाग में मिश्रित मृदा, वही लाल पीली और काली मृदा का मिक्सअप मिश्रित मृदा पाई जाती है। फसल कौन कौन सी प्रमुख फसलें यहाँ की? प्रमुख फसलों में दोस्तों गेहूं, गेहूं के साथ कपास। चूंकि काली मृदा पाई जाती है तो मुख्य फसलें कौन कौन सी काली मृदा की? गेहूं, कपास, ज्वार हो गया, गन्ना, ये हमारे नरसिंहपुर वाले क्षेत्र में इसी में पड़ता है। और ये गेहूं जो है हमारा होशंगाबाद वाले क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बुआई की जाती है इसकी, है ना। और ये हमारा नरसिंहपुर वाला क्षेत्र, नरसिंहपुर जिला जो है गन्ने के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। तो गेहूं, कपास, ज्वार, गन्ना, ये कुछ प्रमुख फसलें हो गई। फसलों के बाद दोस्तों नदियों की चर्चा कर ले रहे हैं। नदियां कौन कौन सी हैं प्रमुख? तो प्रमुख तो नाम में ही पता चल रहा है कि नर्मदा, सोन, सोन की सहायक नदी है जोहिला, तवा, नर्मदा की सहायक नदियां हैं शेर नदी, दूधी नदी, हथनी नदी, ये कुछ इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, नदियों के बाद हम खनिज की चर्चा कर ले रहे हैं। खनिज, खनिज में दोस्तों सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर, बॉक्साइट, सफ़ेद संगमरमर, बॉक्साइट, चूना पत्थर, जस्ता, ये आपके जबलपुर वाले क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं। चूना पत्थर हो गया आपका कटनी वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, टंगस्टन प्रमुख खनिज पाया जाता है यहाँ। टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से आगर गांव करके है होशंगाबाद का, वहाँ का टंगस्टन फेमस है। आगर गांव नामक स्थान है और आगर गांव कहाँ है? होशंगाबाद जिले में। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे प्रमुख खनिज नर्मदा सोन घाटी के। चट्टाने की चर्चा कर ले रहे हैं। चट्टान कौन कौन से प्रमुख रूप से पाई जाएंगी यहाँ? तो यहाँ चट्टान पाए जाएंगे नीस और बेसाल्ट। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च चोटी नोट करके लिख लीजिएगा। सर्वोच्च चोटी, यहाँ की सर्वोच्च चोटी नहीं है। ये हो गया हमारा नर्मदा सोन घाटी।
अब अगले विभाग की को देख ले रहे हैं। अगला विभाग है हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। छठा विभाग है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसका निर्माण दोस्तों तीन श्रेणियों से हुआ है। एक तो हो गई राजपीपला श्रेणी, जो लगभग पश्चिम में पाई जाती है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के। राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी, और तीसरी हमारी है मैकाल श्रेणी, जो कि नाम से ही पता चलता है। तो दोस्तों सतपुड़ा में एक पड़ती है महादेव पहाड़ी, जिसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। यही हमारे दोस्तों मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। 1365। हाइट क्लियर नहीं हो पा रही दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। आई थिंक 1365 ही है, 1365 मीटर। ठीक है दोस्तों, कौन सी चोटी है? धूपगढ़। इसकी हाइट एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। धूपगढ़ ये क्लियर है, ठीक है। ये मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का निर्माण तीन पहाड़ियों से हुआ, तीन श्रेणियों से। कौन कौन सी? राजपीपला, सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत ही एक पहाड़ी आती है महादेव पहाड़ी, उसकी सर्वोच्च चोटी हमारी धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का निर्माण जो है किस किस से मिला के हुआ है, कौन कौन सी पहाड़ियों, कौन कौन सी श्रेणियों से। ठीक है, अब विस्तार की चर्चा कर ले रहे हैं। इसका विस्तार कितना है? तो इसका विस्तार है लगभग 11% भूभाग पर, मध्य प्रदेश के 11% भूभाग पर इसका विस्तार है। क्षेत्रफल में देख लें तो इसका विस्तार जो है 34,000 वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। स्थिति सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। उत्तर में क्या है इसके? नर्मदा सोन घाटी। पूर्व में है हमारा बघेलखंड प्लस छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। दक्षिण में हमारा महाराष्ट्र प्रदेश, और पश्चिम में है हमारा गुजरात। सॉरी, ये हो गई हमारे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की स्थिति। स्थिति के बाद दोस्तों जलवायु की देख लेते। जलवायु की चर्चा कर ले रहे हैं। जलवायु कैसी है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की? तो यहाँ की भी नर्मदा सोन घाटी के समकक्ष ही है। कैसी? कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में सामान्य ठंड। ठीक है दोस्तों, वर्षा देख ले रहे हैं। वर्षा भी दोस्तों पश्चिमी भाग में
75 सेंटीमीटर औसतन वर्षा। पूर्वी भाग में 140 सेंटीमीटर। और इसी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में ही दोस्तों पचमढ़ी एक स्थान पड़ता है यहाँ पास। वहाँ सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 199 सेंटीमीटर। सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी वाले भाग में ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई वर्षा। वर्षा के बाद हम वनस्पति की चर्चा कर ले रहे हैं। यहाँ वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है? तो वनस्पति मुख्य रूप से वही साल, सागौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में। तेंदुपत्ता, पीपल, नीम, ये कुछ प्रमुख वनस्पतियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब नर्मदा सोन घाटी की मृदा की चर्चा कर ले रहे हैं। मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है यहाँ? तो दोस्तों यही पश्चिमी वाले भाग में काली मृदा और पूर्वी वाले भाग में मिश्रित मृदा। कुछ भाग में हमारी लाल पीली मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा। ठीक दोस्तों, फसल कौन कौन सी यहाँ पाई जाती है? तो प्रमुख रूप से फसलें प्याज, गांजा, जो कि खंडवा में पाई जाती है। खंडवा में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। क्या देखा हमने? फसल में प्याज और गांजा खंडवा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कपास, खरगोन वाले क्षेत्र में। सॉरी, केला बुरहानपुर में पाया जाता है। ज्वार, मक्का छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में। चावल में दोस्तों एक लखनादौन फेमस है। लखनादौन जो कि सिवनी का क्षेत्र है। यहाँ कौन सा चावल पाया जाता है मुख्य रूप से? तो काली मूछ, आपने सुना होगा किस्म होती है काली मूछ। काली मूछ नामक किस्म का चावल जो है सर्वाधिक मात्रा में लखनादौन सिवनी में पाया जाता है। सिवनी जिला है, ठीक। और ये बालाघाट में भी चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है अपने मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ हमारी प्रमुख फसलें हो गई। ठीक है दोस्तों, फसलों के बाद हम नदियों की चर्चा कर ले रहे हैं। नदियाँ कौन कौन सी हैं प्रमुख? तो नदियाँ हम ताप्ती, बैनगंगा, पेंच, ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। आप नर्मदा भी इसमें लिख सकते हो, है ना। नर्मदा की फिर और सहायक नदियाँ हैं, उनको भी आप पुटअप कर सकते हो, बट प्रमुख रूप से जो है ये 3 नदियाँ हैं। ठीक है, नदियों के बाद हम खनिज की चर्चा कर ले रहे हैं।
खनिज। खनिज में दोस्तों हमारा आता है सर्वप्रथम, आपने बालाघाट का नाम सुना है। बालाघाट में तांबा की खदान है, तांबा, मैग्नीज और अभ्रक। कहाँ? बालाघाट। रॉक फॉस्फेट, ये हमारा है खरगोन। प्रमुख रूप से उत्पादन खरगोन जिले में होता है। ठीक, खरगोन में प्रमुख रूप से रॉक फॉस्फेट नामक खनिज पाया जाता है। इसके बाद है अपना ग्रेफाइट और टिन। ये है दोस्तों हमारा बैतूल। बैतूल जिले में ग्रेफाइट और टिन का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में ग्रेफाइट जो है बैतूल में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की खनिज। खनिज के बाद चट्टान देख ले रहे हैं। चट्टान कौन सी होगी दोस्तों? नीस और बेसाल्ट, नहीं ग्रेफाइट प्रकार की चट्टानें, बेसाल्ट। ये हो गई हमारी कुछ प्रमुख चट्टानें। सर्वोच्च चोटी हमने बता ही दी है, 1350 है दोस्तों सर्वोच्च चोटी। याद आ रहा है मुझे, धूपगढ़, इसकी हाइट है 1350 मीटर। ठीक है, ये है इसकी हाइट। आप लोग जो है वहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, 1365 लिखा दिया था मैंने, अभी याद आया। उसकी हाइट जो है, धूपगढ़ की हाइट 1350 है, जो कि कहाँ है? महादेव पहाड़ी में। ये भी पूर्व के MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन और MPSI में भी आया था, महादेव पहाड़ी। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। धूपगढ़ चोटी, सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की। ये हो गया हमारा छठा विभाग। अब सातवां विभाग जो कि अंतिम है हमारा, उसकी चर्चा कर ले रहे हैं। सातवां है दोस्तों हमारा बघेलखंड का पठार, या इसी को पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी पठार। ठीक है दोस्तों, इसका प्रमुख तो यही हो गया एक पॉइंट कि यह जो है सबसे छोटा भौतिक विभाग है, सबसे छोटा भौतिक विभाग है। कितना है? तो इसका विस्तार कितना है? क्यों छोटा विभाग? क्योंकि इसका विस्तार मध्य प्रदेश के केवल 7% भूभाग पर है, भूभाग पर। क्षेत्रफल इसका कितना है? क्षेत्रफल है दोस्तों 51,577 वर्ग किलोमीटर। 51,577 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब निर्माण देख ले रहे, इसका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण, इसका निर्माण दोस्तों धारवाड़ क्रम एवं विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही इसका भी निर्माण हुआ है, बघेलखंड के पठार का। ठीक, से इसका निर्माण हुआ है। विस्तार देख लिया हमने, इसकी स्थिति देख ले रहे। स्थिति क्या है? तो बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार में उत्तर में हमारा है नर्मदा सोन घाट, सॉरी
यूपी या यमुना नदी बेसिन बोल सकते हो आप। पूर्व में हमारा छत्तीसगढ़ का पठारी भाग। दक्षिण में हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और पूर्व में हमारा दोनों लिख लो आप तो, रीवा पन्ना का पठार भी आंशिक रूप से एवं नर्मदा सोन घाटी। मैप के अकॉर्डिंग नर्मदा सोन घाटी। ये हो गई हमारे बघेलखंड के पठार की स्थिति। ठीक है दोस्तों, स्थिति के बाद हम जलवायु की चर्चा कर लेते हैं। तो जलवायु में हमारे लगभग जो है समशीतोष्ण जलवायु ही पाई जाती है यहाँ। समशीतोष्ण जलवायु, जिसमें कह सकते हैं अपन कि शीत ऋतु में ठंड ज़्यादा, सामान्य ठंड। ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी। ये हो गई हमारे यहाँ की जलवायु बघेलखंड के पठार की। वर्षा दोस्तों बघेलखंड के पठार में वर्षा जो है 125 से 140 सेंटीमीटर, 125 से 140 सेंटीमीटर औसतन वर्षा बघेलखंड के पठार में आकी गई है या होती है। ठीक है, वर्षा के बाद दोस्तों हम वनस्पति की चर्चा कर लेते हैं। तो वनस्पति में दोस्तों यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। सघन वन में आप सागौन, साल, सघन वन के अंतर्गत भी कौन से सर्वाधिक पेड़ वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं? सागौन, साल और हल्दू। हल्दू भी एक प्रकार का सागौन की भांति ही बड़े पत्तों वाला पौधा होता है ना, जो कि बड़े पत्ते जिसमें होते हैं, यही इसकी विशेषता है। तो कुछ प्रमुख वनस्पतियां हो गई हमारी कहाँ की? बघेलखंड के पठार के। इसके बाद दोस्तों वनस्पति के बाद हम यहाँ की मृदा की चर्चा कर ले रहे हैं कि मृदा कैसी पाई जाती है। मृदा, तो मृदा दोस्तों यहाँ मिश्रित प्रकार की मृदा पाई जाती है। मिश्रित प्रकार की, ये मिश्रित मृदा पाई जाती है। मिश्रित में मैंने क्या बताया था? अर्थात लाल, पीली और काली मृदा का मिश्रण। लाल, पीली, काली मृदा का मिश्रण, मिश्रित प्रकार की मृदा। तो यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है? मिश्रित प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो कि फसल प्रमुख कौन कौन सी होगी हमारी? दलहन, तिलहन तो है ही है। दलहन, तिलहन
लाख उमरिया में पाया जाता है। अधिकतम फसल जो है लाख का उत्पादन उमरिया में किया जाता है। लाख के बाद हो गई हमारा जूट, जो कि मंडला जिले में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ये हो गई हमारी कुछ प्रमुख फसलें बघेलखंड के पठार की। फसल के बाद हम यहाँ नदियों की चर्चा कर ले रहे हैं। नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो नदियाँ दोस्तों प्रमुख रूप से तो हो गई हमारी सोन नदी, जोहिला, रिहंद और गोपद। ये कुछ प्रमुख नदियाँ हो गई। नदियाँ के बाद खनिज देख ले रहे हैं। खनिज दोस्तों बघेलखंड का पठार खनिज में है दोस्तों हमारा कोयला और यूरेनियम। कोयला दोस्तों लगभग सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, लगभग इस ज़िले में, इतने ज़िलों में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से सीधी में दुनिया की सबसे मोटी कोयले की परत, कोयले की परत है। ठीक है, सीधी में दुनिया की सबसे मोटी कोयले की परत जो है कहाँ है? सीधी में है। ये हो गए प्रमुख खनिज। खनिज के बाद दोस्तों चट्टान की देख लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं। चट्टान चट्टान में दोस्तों हमारी पाई जाती है नीस, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें, इसमें से प्रमुखतः हो गई नीस और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ये हो गई हमारी कुछ प्रमुख चट्टानें। अब नोट करके लिख लीजिएगा, इसे में कुछ पॉइंट्स नोट करके लिख लीजिएगा कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा बघेलखंड के पठार को दो समान या दो बराबर भागों में विभाजित करती है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो हमने वर्षा में पढ़ोगे आप जियोग्राफी में कि उठता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून, या अरब सागर से मानसून उठता है और वर्षा कराता है, और बंगाल की खाड़ी से भी हमारे भारत के जो बंगाल की खाड़ी पड़ती है ना पूरब साइड, तो वहाँ से भी मानसून उठता है और वर्षा कराता है। तो ये दोनों मानसून उठ के जो है लगभग बघेलखंड के पठार में मिलते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो एक पॉइंट ये बनता है यहाँ से कि किस पठार में जो है अरब सागर से उठने वाला मानसून और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून आपस में मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? बघेलखंड के पठार में। तो ये हमारा ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन, अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल।
बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून आपस में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं या टकराते हैं? कहाँ? बघेलखंड के पठार में। ये नोट करके लिख लीजिएगा कुछ 2 पॉइंट। ये हो गया दोस्तों हमारा बघेलखंड का पठार। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा आप। मेंस के हिसाब से भी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था मध्य प्रदेश का। इसमें दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर भी एक बार बता दे रहा कि सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा हमारा? मालवा का पठार। सबसे छोटा भौतिक विभाग हमारा बघेलखंड का पठार। तो इसका मालवा का पठार की मतलब क्षेत्रफल कितना है इसका? 88,222 वर्ग किलोमीटर। मध्य भारत का पठार जिसका मैंने बताया था कितना परसेंट भूभाग है? 10.7% भूभाग कवर करता है। क्षेत्रफल है कितना इसका? 32,896 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसको चंबल उपाध्याय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा हमारा? तो नर्मदा सोन घाटी हमारा दूसरा सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा भौतिक विभाग। तो आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चन निकाल लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अगली क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश की प्रशासनिक विभाजन अर्थात मानवीकृत विभाजन की चर्चा करेंगे, जिसमें हम संभाग और जो पूरे 52 के 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं उनकी चर्चा हम विस्तृत रूप से करेंगे। उसके बाद हम निवाड़ी जो कि नया जिला बना हमारा 52वां जिला, उसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। स्पेशल निवाड़ी ज़िले पर हम फोकस करेंगे कल की क्लास में या अगले वीडियो में। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, कुछ नए फैक्ट मिले होंगे आप सभी को। हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, साथ ही शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थोड़ा सा सपोर्ट करें, हमारा प्रोत्साहन उत्साहवर्धन के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम समय समय पर आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद।